ही 3 वस्तुओं की शर्त लगाकर थोड़े ही ना आया हूँ उसके साथ। कल देखना तुम, पूरे गांव के सामने खरबूजे की बेल दिखाकर मैं ये तो साबित करूंगा ही कि मैं वास्तव में अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग कर आया हूँ, और साथ साथ उस शर्त लगाने वाले के घर से 3 कीमती वस्तुएं भी लेकर आऊंगा। झूठे की बात सुन उसकी मक्कार स्त्री कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सियाने, ये तो बताओ तुमने वो खरबूजे की बेल आखिर देखी कहाँ थी? पत्नी के पूछने पर झूठा एक बार तो उसे बताने को हुआ, पर फिर उसे शुभा छात्र की वो तीसरी बात याद आई कि अपने मन की बात किसी के आगे न कहना, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। शुभा छात्र की बात याद आने पर झूठे ने अपनी पत्नी को टाल दिया और बोला, तुम भी कल पूरे गांव के साथ सीधा देख ही लेना। उसकी स्त्री मन महसूस कर रह गई। जब दिन ढला और रात हुई तब झूठे की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर आई, जहां अंधेरे में उसका यार दुर्जन सिंह पहले से ही उसकी राह देख रहा था। झूठे की पत्नी के बाहर आते ही वो उससे बोला, तुम्हें मेरे और तुम्हारे पति के बीच लगी शर्त का पता तो चल ही गया होगा। क्या तुमने पता किया कि खरबूजे की बेल उसने कहाँ देखी थी? झूठे की पत्नी बोली, मैंने कोशिश तो की थी पर वो बात को टाल गया। तब वो दुष्ट व्यक्ति बोला, तुम कैसे भी करके उससे उस खरबूजे की बेल का स्थान पता कर लो। मैं सुबह होने से पहले ही वहां जाकर उस बेल को उखाड़ कर फेंक दूंगा, और शर्त जीतने के बाद जब 3 वस्तुओं को हाथ लगाने की बारी आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही हाथ लगाकर सदा के लिए अपनी बना लूंगा। फिर हमें ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। अपने यार की बात सुन बदकार स्त्री की आंखें चमक उठी। वो बोली, ठीक है, कैसे भी करके अब तो ये मालूम करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो अंदर आ गई। जब रात्रि में सोने का समय हुआ तो वो मक्कार स्त्री अपने पति के पैरों के पास बैठकर उसके पैर दबाने लग जाती है और मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर देती है। बातों बातों में वो फिर से अपने पति से बोली, मुझसे ऐसी भी क्या भूल हो गई जी जो आपको मुझ पर भी एतबार ना रहा। पत्नी की ये मीठी वाणी सुन झूठा बोला, नहीं सियानी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने वो खरबूजे की बेल आपने कहाँ देखी थी? हृदय पिंगला देने वाली वाणी सुन। आखिरकार चंद्र अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों में फंस ही जाता है और उसे धीरे से कहता है, सुनो सियानी, गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर वो फला फला अंधा कुआं पड़ता है ना, बस उसी के अंदर वो खरबूजे की बेल उगी हुई है। खरबूजे की बेल का भेद जानते ही मक्कार स्त्री तुरंत उसके पैरों को दबाना बंद कर देती है और बाथरूम जाने का बहाना करके तुरंत अपने घर के पिछवाड़े में जाती है, जहां उसका यार बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। अपने यार के चेहरे पर चिंता और बेसब्री के भाव देख मक्कार स्त्री बोली, मेरी बात सुन, तुम्हारा ये मुरझाया चेहरा खिल जाने वाला है। और उसे उस खरबूजे की बेल का ठिकाना बता देती है और कहती है कि कल जब शर्त जीतने के बाद तुम आओ तो सबसे पहले मुझे ही हाथ लगाना। अपनी माशूका की बात सुन दुर्जन सिंह के चेहरे पर घिनौनी हंसी आ जाती है। ठीक है कहकर वो तेजी से उस कुएं की तरफ चल पड़ता है जिसमें वो खरबूजे की बेल थी। पहुंचा तो देखा वाकई उस अंधे कुएं में खरबूजे की बेल लहलहा रही थी, जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, जो भी हो, झूठा साला बोल तो सच ही रहा था। बिना देरी किए वो उस बेल को वहां से उखाड़ फेंकता है और निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है। रातों रात बेचारे झूठे के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा चुका था। सुबह हुई तो मुखिया सहित सारा गांव इकट्ठा हो गया। झूठा यानी चंद्र खरबूजे की बेल दिखाने के लिए आगे आगे चल पड़ता है और उसके पीछे पीछे पूरे गांव सहित गांव का मुखिया और वो दुष्ट दुर्जन सिंह। गांव वालों सहित मुखिया की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। इधर झूठा और वो दुष्ट दुर्जन सिंह भी निश्चिंत थे। सबसे आगे चल रहा झूठा जब कुएं के निकट पहुंचा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। देखा तो खरबूजे की बेल वहां से गायब थी। गांव का मुखिया बोला, हाँ भाई चंद्र, कहाँ है तुम्हारी वो खरबूजे की बेल? झूठा हकलाता हुआ बोला, कल रात तक तो इसी कुएं में थी पर अब गायब है। उसकी बात सुन मुखिया उसे झिड़कते हुए बोला, कल रात को अगर बेल तुमने देखी थी तो क्या रात भर में ही धरती उसे निगल गई या फिर आसमान उसे खा गया? तुम कभी नहीं बदल सकते। हम सभी बेवकूफ थे जो तुम्हारा विश्वास किया। इतने में दुर्जन सिंह आगे आया और बोला, मुखिया जी, अब चूंकि ये शर्त हार चुका है तो इससे कहिए मैं इसके घर की जिन 3 चीजों को हाथ लगाऊं वो मुझे दे दे। पीला पड़ चुका झूठा दुर्जन सिंह की शर्त वाली बात सुन बोला, मैं अपनी शर्त निभाने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मुझे आज का समय दीजिए। कल तुम मेरी जिन 3 चीजों को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। झूठे की बात सुन दुर्जन सिंह बिफर पड़ा और बोला, मुखिया जी, कल तक तो ये अपने घर की कीमती वस्तुओं को छिपा देगा। तब झूठा बोला, नहीं, चाहो तो घर के आगे पहरा लगवा दो, मैं घर से एक सुई भी बाहर नहीं निकालूंगा। झूठे की मिन्नतें करने पर उसे एक दिन का समय दे दिया जाता है। समय मिलने पर झूठा सीधा उस सज्जन राहगीर के शहर की तरफ चल पड़ता है जिसने उसे आखिरी यानी चौथी सीख के तौर पर अपना नाम पता दिया था और मुसीबत पड़ने पर याद करने को कहा था। झूठा मन में उम्मीद लिए
कि अब तो बस शुभा छयात्र ही ऐसा व्यक्ति है जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। उसके शहर झगड़ जंजाल की तरफ चल पड़ता है। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद जब झूठा शहर में पहुंचा तो अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी कि इतने बड़े शहर में शुभा छात्र को कैसे ढूंढे। वो पूछता पूछता एक गाड़ीवान के पास पहुंचा और शुभा छात्र द्वारा दी हुई वो पर्ची दिखाते हुए बोला, क्या तुम मुझे इस पते पर पहुंचा दोगे? गाड़ीवान बोला, हाँ पहुंचा दूंगा, पर तुम मुझे उसके बदले क्या दोगे? अब झूठा ठहरा गांव का सीधा साधा आदमी जो पहले ही जल्दबाजी में था बोला, मैं तुम्हें राजी यानी खुश कर दूंगा। ये सुन तांगे वाले ने उसे बिठाया और कुछ ही देर में शुभा छात्र के घर के बाहर ले जाकर उतार दिया। झूठे ने उतरते ही गाड़ीवान को कुछ सिक्के दिए, पर गाड़ीवान बेफर गया। बोला, तुमने तो मुझे राजी यानी खुश करने को कहा था। अब झूठे ने सोचा था तांगे वाला ही तो है, 2-4 सिक्कों में खुश हो ही जाएगा। उसने तांगे वाले को पहले 2, फिर 4, फिर 20 और अंत में जितने उसके पास थे सभी सिक्के दे दिए। पर झगड़ जंजाल शहर का वो तांगे वाला अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे तो तुम राजी कर दो बस। अंततः बेचारे झूठे ने वो 9 करोड़ का लाल निकाला और गाड़ीवान को देते हुए बोला, अब तो तुम राजी हो ना? तांगे वाले ने वो लाल भी ले लिया और बोला, नहीं, खुश तो मैं अब भी नहीं। घर के बाहर हो रहे इस सारे वाद विवाद और झगड़े की आवाज सुन शुभा छात्र बाहर निकल आया। देखा तो उसे मिलने वाला राहगीर और शहर का एक तांगे वाला आपस में झगड़ रहे हैं। उसने झूठे यानी चंद्र को तुरंत पहचान लिया और बोला, क्यों भाई क्या हुआ? तब झूठा बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक बड़ी ही मुसीबत में फंस गया था तो आपसे मिलने चला आया। शहर पहुंचकर आपके पते को खोजते खोजते मुझे ये तांगे वाला मिला। इसने मुझसे कहा कि ये मुझे आपके घर पहुंचा देगा, पर बदले में मैं इसे क्या दूंगा? तो मैंने सोचा तांगे वाला ही तो है, 2-4 सिक्कों में खुश हो जाएगा और जल्दबाजी में इसे ये बोल दिया कि मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। मैंने इसे अपने सारे सिक्के और यहाँ तक कि 9 करोड़ का लाल भी दे दिया, पर यह है कि एक ही बात की रट लगाए हुए है कि तुमने मुझे राजी करने को बोला था, मुझे राजी करो। पूरा मसला जान शुभा चतुर कुछ सोचते हुए बड़े ही संयम के साथ उस तांगे वाले से कहता है, तुम्हारा राजी इस पर उद्धार रहा, तब तक तुम इसके दिए पैसे और लाल को अपने पास रखो। शुभा चतुर की बात सुन तांगे वाला वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शुभा चतुर झूठे से कहता है, यार तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए था, ये कोई आम नहीं बल्कि झगड़ जंजाल शहर है। यहाँ एक से बढ़कर एक ठग रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका भी इलाज करेंगे। इतना कहकर शुभा चतुर झूठे को घर के अंदर ले जाता है और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाता है। भोजन उपरांत शुभा चतुर बोला, अब बताओ भाई, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? तब झूठा उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाना प्रारंभ करता है और गांव जाते समय देखी उस खरबूजे की बेल से लेकर गांव वाले के साथ शर्त हारने तक का पूरा किस्सा कह सुनाता है। पूरी बात सुन शुभा चतुर बोला, क्या तुमने खरबूजे की बेल देखने वाली बात का जिक्र किसी और के आगे भी किया था? झूठा कुछ देर सोचकर बोला, हाँ यार, मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम्हारी हिदायत के बाद भी मैंने अपने मन की बात अपनी लुगाई के आगे बता दी। शुभा चतुर बोला, भाई चंद्र, तुम्हारी लुगाई नरभाग है। तुम्हारे साथ शर्त लगाने वाले उस दुर्जन सिंह के साथ मिलकर वो तुमसे धोखा कर रही है। शुभा चतुर की बात सुन झूठे का कलेजा बैठ गया। बोला, यार मुझे भी शक तो था उल्टा, पर अब कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए? शुभा चतुर बोला, तुम्हारे पास सबसे कीमती वस्तुएं क्या क्या है? झूठा कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक तगड़ा घोड़ा है और एक अच्छी नस्ल की भैंस। शुभा चतुर बोला, तो सुन मेरी बात ध्यान से। अपने घोड़े और भैंस को एक कमरे के अंदर बांधकर उसे ताला लगा देना और अपनी लुगाई को पूरे गहने आदि पहनाकर छत पर बिठाकर सीढ़ी लगा देना। तुम्हारी शर्त अनुसार 3 चीजों को हाथ लगाने की बात है। तो वो जब घोड़े और भैंस के लिए चलेगा तो पहले किवाड़, फिर उसकी कुंडी, फिर ताला और चाबी, इनको तो हाथ लगाएगा ही। ऐसे ही जब वो तुम्हारी लुगाई को हाथ लगाने के लिए सीढ़ी चढ़ेगा तो सीढ़ी के डंडे को तो छुएगा ही। इतनी बात कहकर शुभा चतुर झूठे की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखता है। झूठा अपने मित्र की बात को समझ चुका था। पूरी योजना समझ उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। रात हुई तो शुभा चतुर बोला, चलो अब उस तांगे वाले को राजी करके आते हैं। शुभा चतुर और झूठा उस बदमाश तांगे वाले को सबक सिखाने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़ते हैं। झूठा चुपचाप शुभा चतुर के साथ साथ हो लेता है। तांगे वाले के घर के सामने पहुंचकर शुभा चतुर ने भारी सा काठ का लट्ठ यानी डंडा उठाया और तेजी से उसे तांगे वाले के दरवाजे पर मारते हुए दहाड़ कर बोला, बादशाह के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। बोल राजी या नाराज मुश्किल में पड़ जाता है। अब उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि बादशाह के लड़का होने पर वो नाराज बोले। हकलाते हुए कहता है, राजी। शुभा चतुर फिर से लठ मारते हुए
वही शब्द दोहराता है। बादशाह के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बोल राजी या नाराज। तांगे वाला फिर से बोला, राजी भाई, खूब राजी। ऐसे करके शुभा चतुर 3 बार लठ मारते हुए उसे 3 बार राजी बुलवा लेता है। फिर तांगे वाले से कहता है, एक राजी को तुम अपने पास रखो, दूसरी के बदले जो सिक्के और 9 करोड़ी लाल तुमने लिया है उसके साथ साथ अपने पास जमा सिक्के भी इसे दे दो, और तीसरी राजी तुम्हारे ऊपर उधार रही, जब मन करेगा तब आकर ले लूंगा। इस तरह शुभा चतुर ने सूत के साथ झूठे को उसका सारा धन वापस दिलवाते हुए तांगे वाले को उसी के भुने जाल में फंसा दिया। झूठा बार बार शुभा चतुर की बुद्धि की दाद देता हुआ खुशी खुशी उससे विदाई लेकर तेजी के साथ अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। सुबह होते होते लंबे सफर के बाद झूठा अपने गांव पहुंच जाता है। जैसा उसके यार शुभा चतुर ने उससे कहा था, उसने वैसा ही किया। अपनी लुगाई को पूरी तरह गहनों में लाद कर छत पर बिठाकर सीढ़ी लगा दी और घोड़े और भैंस को कमरे के अंदर बंद कर कमरे को ताला जड़ दिया। समय हुआ तो दुर्जन सिंह गांव के मुखिया और अन्य पंचायती लोगों को साथ ले झूठे के घर पहुंच गया। अपने यार को आया देख छत पर झूठे की मक्कार स्त्री खड़ी होकर अपनी छाती पीटने लग जाती है कि सबसे पहले मुझे हाथ लगा। झूठे ने जब अपनी मक्कार लुगाई के चलत्तर देखे तो मन ही मन खुद से बोला, रुक जा मेरी सासू की, तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जीवन भर याद रखेगी। पर उससे पहले एक बार तेरे यार से निपट लूं। दुर्जन सिंह ने भी जब छत पर गहनों में लदी झूठे की पत्नी को खुद को हाथ लगाने का इशारा करते हुए देखा तो उसने सोचा, सबसे पहले गहनों से लदी इस नार को ही हाथ लगाता हूँ। ऐसा विचार कर वो छत पर लगी सीढ़ी की तरफ चल पड़ता है। झूठा चुपचाप उसे देखता रहा। उसने ऊपर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ी के पहले डंडे को छुआ, झूठा चुप रहा। दूसरे को छुआ, झूठा चुप रहा। तीसरे को छुआ, तब भी झूठा चुपचाप बस देखता रहा। पर जैसे ही दुष्ट दुर्जन सिंह ने सीढ़ी के चौथे डंडे की तरफ हाथ बढ़ाया, झूठा बोल पड़ा, रुक जा रे दुर्जन, हमारी शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी। तूने मेरी सीढ़ी के जिन 3 डंडों को छुआ है वो मैं निकाल कर तुझे दे दूंगा, पर अगर तूने चौथे डंडे को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ फिर किसी चीज को छूने लायक नहीं बचेंगे। हरामजादे, तेरी वो हालत करूंगा कि तू भी सदा याद रखेगा कि किसके हत्थे चढ़ा था। झूठे की बात सुन सीढ़ी पर चढ़े दुर्जन सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। मारे डर के वो चुपचाप नीचे उतर आया और मौजूद मुखिया और पंचों से हकलाते हुए बोला, ये क्या बात हुई भला? मुखिया बोला, देख भाई, शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी और वो तू लगा चुका, अब हम इसमें क्या कर सके हैं भला? पंचों ने भी मुखिया की बात पर सहमति जताई। अपना सा मुंह ले दुर्जन चुपचाप वहां से खिसक जाता है। मुखिया और पंच झूठे की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। झूठे की मक्कार स्त्री ठगी सी खड़ी रह जाती है। झूठे यानी चंद्र ने अपनी स्त्री को नीचे उतारा और उसकी अच्छे से खातिरदारी की। उसके बाद न कभी वो दुर्जन से मिली और न दुर्जन की उधर आने की हिम्मत हुई। धीरे धीरे गांव वालों को ये पता चल गया कि झूठे यानी चंद्र ने हकीकत में गंगा स्नान पश्चात अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया था। दुर्जन सिंह ने मक्कारी से उसके साथ खिलवाड़ किया था। पूरे गांव ने चंद्र को इसके लिए सम्मानित किया। इस तरह चंद्र ने अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के साथ साथ अपनी मक्कार स्त्री को भी सुधारते हुए सही लाइन पर ला दिया और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, चंद्र का गंगा स्नान करना एक बाहरी कर्म था, परंतु उसकी जिंदगी असली मोड़ तब लेती है जब वह शुभाचात्र द्वारा दिए गए जीवन रक्षक ज्ञान को अपनाता है और उस पर अमल करता है। यह ज्ञान ही उसे जीवन, मृत्यु, धन और विपत्ति के संकटों से सुरक्षित निकालता है। कहानी सिखाती है कि अच्छाई की जीत केवल नीयत से नहीं बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से होती है। चंद्र अंत तक अपने विवेक और शुभाचात्र के मार्गदर्शन का उपयोग करके न केवल अपनी आदत सुधारता है बल्कि ठगिनी को पाप के पथ से हटाता है और अपने घर और सम्मान की रक्षा करता है। अंततः सत्संगति और प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है, जो व्यक्ति को केवल पवित्र ही नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों में विजयी भी बनाती है। कहानी का सबसे सुंदर पहलू यह है कि चंद्र ने न केवल अपनी झूठ बोलने की आदत छोड़ी बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाया, चाहे वह ठगिनी हो या उसकी अपनी पत्नी। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। अंततः अपने विवेक को हमेशा जागृत रखें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका आभार। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कहानी के ऊपर अपनी अति मूल्यवान प्रतिक्रिया देना ना भूले मेरे प्रिय दर्शकों।